नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, तारीख है 2 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे एक खबर देख रहे हो कि जीडीपी फिगर्स हाईली सस्पेक्ट। कांग्रेस ने कहा है कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं अत्यधिक संदेहास्पद हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कई सारे लोग उस पर संदेह जाहिर करेंगे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये भी कहा है कि आपको वही आंकड़ा मानना है जो कि सीएसओ ने जारी किया है, ठीक। क्योंकि सीएसओ की ही जो रिपोर्ट है, जो आंकड़ा है, हमारे लिए आधिकारिक आंकड़ा है। तो हमको और किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, चाहे कुछ भी कोई भी कहता रहे, ठीक। तो अब कोई भी कहे, वर्ल्ड बैंक कुछ कहे, आईएमएफ कुछ कहे, क्रिसिल लिख रहा, ठीक, कोई भी रेटिंग एजेंसी कुछ भी कहती रहे अपनी तरफ से, अब हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सीएसओ ने अगर कह दिया तो कह दिया, ठीक। महत्वपूर्ण खबर अगली ये है कि गंगा अनलाइकली टू बी क्लीन्ड अप बाई 2018, यानी कि शायद ही गंगा 2018 तक साफ़ हो पाए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि संभावना इस बात की नहीं है कि 2018 तक गंगा साफ़ हो जाएगी। तो है क्या कि सरकार ने अपनी तरफ से एक मिशन रखा था कि वो 2018 तक गंगा को साफ़ कर लेगी, ठीक। और उसके लिए आपको पता है नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया। और उसके अलावा जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री यानी जल संसाधन मंत्रालय है, जो कि उमा भारती जी के अंडर में है, तो उसके माध्यम से कहा गया था कि हम गंगा को साफ़ कर लेंगे 2018 तक। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है गंगा को साफ़ करने में, वो तरीके कोर्ट के अनुसार प्रभावी नहीं हैं। तो है क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि जो गंगा का मामला है, तो पहले तो कहाँ चलता था, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि गंगा साफ़ नहीं हो रही, तो लगातार उस पर पीआईएल आती रहती थी। है क्या, जब 2010 में एनजीटी बन गया, तो एनजीटी बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला एनजीटी को दे दिया। अब एनजीटी ही देखता है कि गंगा किस तरीके से साफ़ हो रही है। तो आपको बता दूं कि गंगा की सफाई के लिए चाहे केंद्र सरकार का कोई भी वहाँ पर कार्य चल रहा हो, या कि राज्य सरकारों का कोई भी कार्य चल रहा हो, यानी चाहे केंद्र के अधिकारी हों चाहे राज्य के अधिकारी हों, वहाँ पर वो कोई भी जो भी मेजर्स या स्टेप्स लेते हैं, जो कोई भी कदम उठाते हैं, तो आपको बता दूं एनजीटी अपने तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञों की एक टीम वहाँ पर भेजती है। और जब तक वो विशेषज्ञों की टीम इस बात से सहमत नहीं हो जाती है कि उनके द्वारा किया गया कार्य औचित्यपूर्ण है, तब तक वहाँ पर कई बार काम शुरू नहीं हो पाता है, क्योंकि एनजीटी उस पर क्या करता है, रोक लगा देता है। अब है क्या दोस्तों, यही जो एक झगड़ा चल रहा है, यानी कि एनजीटी के जो एक्सपर्ट हैं, तो वो सहमत नहीं हो पाते हैं उन कार्यों से जो कार्य राज्य या केंद्र की सरकार के अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्लूड अनरीजनेबल डायरेक्शंस बाय द एनजीटी क्वेश्चनिंग द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीवेज प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनजीटी के द्वारा जो डायरेक्शन निर्देश दिए जा रहे हैं सीवेज प्लांट की कैपेसिटी यानी कि क्षमता को चेक करने के लिए, तो वो उस प्रकार से समन्वय नहीं बिठा पाते हैं जो कि राज्य के अधिकारी उन्हें बताते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कोई एक ऐसा जिला है जहाँ पे लगभग इतना सारा एफ्लुएंट या अपशिष्ट पदार्थ गंगा में जाके मिल रहा है। तो मान लीजिए कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे डेली जो है तो गंगा में 1 लाख लीटर जो है तो अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। लेकिन है क्या कि 1 लाख लीटर अपशिष्ट को साफ़ करने के लिए जो वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि मलोपचार का एक जो प्लांट लगाया जाना है, तो वहाँ पर उसमें विवाद हो गया है और हमेशा ही होता रहा है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी वहाँ पे जाकर के कहते हैं कि इतनी क्षमता का वहाँ पे प्लांट लगाया जाना चाहिए, तो ये कहते हैं हमेशा जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एनजीटी के द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ये बहुत छोटा है, और अगर आप इसको लगाएंगे तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है ही नहीं कि इतने पानी को साफ़ कर पाएगा, और साथ ही आप जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो उससे ये जो अत्यधिक विषैले पदार्थ हैं ये साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो लिस्ट गिना देते हैं वो कि ये पदार्थ तो उसमें से साफ़ ही नहीं हो पाएंगे, तो सीधे फिर से पानी में आ ही जाएंगे गंगा के। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है तो वो अपूर्ण है और औचित्यहीन है। तो जब ऐसा वो कह देते हैं तो फिर से क्या होता है, उनको बैक टू बेसिक्स यानी फिर से वहीं पर लौटना पड़ता है, फिर से कहना पड़ता है कि अब फिर से मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि कितना अपशिष्ट आ रहा है, उसमें कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हैं, उनके लिए हमारा जो प्लांट का जो नक्शा है, हमारा जो प्लांट का डिज़ाइन है, उसमें जो तकनीक है वो पर्याप्त है कि नहीं। अब है क्या कि जब प्लांट लग ही ना पाए, उसी पे विवाद चलता रहे कि प्लांट लगना कैसे है, तो फिर प्लांट कैसे लगेगा। तो है क्या दोस्तों कि यहाँ पर सरकारों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और एनजीटी को भी थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ को शायद एक्सपर्ट्स के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता।
अब देखिए एक अधिकारी जो कि वहाँ पर एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो एक व्यथा बताई तो यही बताई, उन्होंने कहा कि एस टी पीज ऑफ सर्टेन साइज आर कमीशन बेस्ड ऑन द स्टडीज़ ऑफ हाउ सीवेज वेरीज डेली, यानी कि जो एस टी पीज लगाए जाते हैं, मलोपचार संयंत्र लगाए जाते हैं, तो इस आधार पर लगाए जाते हैं कि उनमें एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक उसमें वैज्ञानिक अध्ययन उसमें शामिल होता है, जो कि इस बात का अध्ययन करता है कि जो मल है, सीवेज है, तो वो रोज़ कितना वेरी होता है, कितना परिवर्तित होता है, आज कितना आया, कल कितना आया, फिर कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन लेवल्स यानी कि उसमें ऑक्सीजन का स्तर क्या है, ठीक। तो एक होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप उसको पढ़िएगा तो उसको वो जांचते हैं। उसके बाद है सीवरल अदर क्राइटेरिया, उसके अलावा अन्य भी बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको कि उसमें चेक किया जाता है, ठीक। और ये एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी कि एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो उनका ये कहना है कि ये सब कुछ हम जब प्लांट कमीशन करते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो उसके पहले ये सब करते हैं, बट व्हेन दिस प्रोसेस इज क्वेश्चनड एंड वी आर बैक टू बेसिक्स इट कैन नॉट फंक्शन, यानी कि जब इसी बात पे ही सवाल खड़ा कर दिया जाए और हम फिर से वही आंकड़े फिर से जुटाएं और फिर से वही डिज़ाइन बनाएं और फिर से वही काम करें जो हम पहले कर चुके हैं, तो फिर ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब वो बन ही नहीं पाएगा, बार बार हम आंकड़ा ही जुटाते रहेंगे, यानी कि हम यही सोचते रह जाएंगे कैसे बनाना है और बना ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि द डेडलाइन टू क्लीन गंगा बाय 2018 कैन नॉट बी मेट इन दिस वे, यानी कि इस तरीके से तो 2018 तक गंगा के साफ़ होने की जो डेडलाइन है, आखिरी समय सीमा है, उस पर तो ये कभी भी साफ़ नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों एक कैंपेन है, अभियान है, उसका नाम है स्वच्छ शक्ति शपथ कैंपेन लॉन्च्ड। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गंगटोक में लॉन्च किया गया, यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, ठीक। तो ये किसने लॉन्च किया है? रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग के द्वारा ये इसको वहाँ पर लागू किया गया है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू एम्फेसाइज ऑन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन इन द स्वच्छ भारत मिशन, यानी स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर जोर देना। अगली दोस्तों खबर है लिफ्ट स्कीम टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ आंध्र प्रदेश कैपिटल, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो एक राजधानी है जिसको कि अमरावती नाम दिया गया है, जो कि गुंटूर के इलाके में बन रही है, तो वहाँ पर एक लिफ्ट स्कीम बनाई गई ताकि वहाँ पर बाढ़ को रोका जा सके। तो यहाँ पर उसकी एक फाउंडेशन लेंगे, यानी कि नींव बिछाने का वो होता है ना जी, पहली बार जब वहाँ पर कुछ भी होता है तो एक नींव का पत्थर लगाने का एक सेरेमनी, एक कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पर जो फ्लड वाटर पंपिंग स्कीम है, यानी कि जो बाढ़ का पानी है उसको पंप करके बाहर निकालने की स्कीम है, तो उसको अभी लॉन्च किया है, मतलब उसका उद्घाटन किया है चंद्रबाबू नायडू ने, वहाँ पे एक नींव का पत्थर लगाया है। और उसके द्वारा उनका कहना है कि जो 10,000 एकड़ से 15,000 एकड़ तक की जो कैपिटल की आसपास की, यानी राजधानी के आसपास की जो ज़मीन है, जिसमें कि अक्सर बाढ़ आती थी, जिसे स्ट्रीम ऑफ सौरो यानी कि दुख की बाढ़, दुख की धार कहते थे, तो अब उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों अगली खबर है कि इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल, यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल का जो परीक्षण था वह सफल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट कैन टैकल टारगेट्स एट ए रेंज ऑफ 15 to 30 किलोमीटर, यानी कि 15 से 30 किलोमीटर का जो लक्ष्य है उससे ये निपट सकता है। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है, पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि इंटरसेप्टर मिसाइल का काम ये नहीं होता है कि वो जाकर के कहीं पर सीधा हमला करे। अगर आपके ऊपर किसी भी मिसाइल के द्वारा हमला कर दिया गया है तो उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जाती है, जो कि जा करके उस मिसाइल से टकरा कर उसको हवा में ही नष्ट कर देती है, ठीक। तो ये काम होता है इंटरसेप्टर मिसाइल का। तो है क्या कि भारत में इसको कौन डेवलप कर रहा है, कौन विकसित कर रहा है? उसका नाम है DRDO, इसको डेवलप कर रहा है, ठीक। और इसका नाम है 2 लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, तो जो कि वो पूरा एक सिस्टम विकसित कर रहा है, उसका नाम है 2 लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। उसको आमतौर पे कहते हैं BMD, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक। तो इसका काम क्या होता है? शूटिंग डाउन एनिमी मिसाइल, यानी कि जो एनिमी दुश्मनों की मिसाइलें हैं उनको भेद करके नीचे गिरा देना। तो कहाँ पर परीक्षण किया गया था? परीक्षण किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा में है। तो आपको बता दूं इसको ही व्हीलर आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये परीक्षण किया गया था और किस तरीके से कहा गया था? इन रिस्पॉन्स टू एन इनकमिंग एनिमी मिसाइल विच वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR इन चंडीपुर, यानी कि
चंडीपुर में जो एक ITR बना हुआ है तो वहाँ से पहले एक मिसाइल छोड़ी गई, ठीक, एक एनिमी मिसाइल, एक दुश्मन की मिसाइल के तौर पर। और फिर क्या था कि उस मिसाइल को अब गिराने के लिए इधर से इंटरसेप्टर छोड़ी गई और ये देखा गया कि क्या इस मिसाइल में एक क्षमता है कि जा करके उसको भेज सके। और ये पाया गया कि ये सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक उसने जाकर के उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। तो ये कहा गया कि इस प्रकार से अगर भविष्य में कोई पाकिस्तानी मिसाइल, चीनी मिसाइल इत्यादि भारत की तरफ आती है तो अब ये सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर सकेगा। और तो और दोस्तों, पिछले महीने जो DRDO ने एक परीक्षण किया था जो कि सफल भी रहा था, उसको कहते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल डिस्ट्रॉइंग, ठीक। तो आपको बता दूं कि एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि बहिर्वायुमंडलीय परीक्षण जो था वो सफल रहा था। और उसका क्या काम था कि अगर कोई भी मिसाइल जो कि पृथ्वी से 85 किलोमीटर ऊपर, यानी कि एक तरीके से वायुमंडल की जो सीमा होती है हमारी उसके ऊपर है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सघन वायुमंडल होता है उस सघन वायुमंडल की सीमा से अगर कोई मिसाइल ऊपर चली जाती है और फिर वहाँ से आकर के हमला करती है तो उसको भी जा करके अब हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेज सकेंगी। यानी कि अब आप सोचिए कि धरती से 85 किलोमीटर कितना ऊपर होता है, यानी कि जो जियो सिंक्रोनस यानी कि भूस्थितिक कक्षा होती है जहाँ पे उपग्रह वगैरह होते हैं वो भी सिर्फ कितनी होती है, सॉरी मैं बोल, वो तो 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। मैं ये बोलने वाला था कि मतलब कि कुछ ऐसी वो होती हैं चीज़ें जो कि पृथ्वी से सिर्फ 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि मैं ओजोन परत की बात कर रहा था कि जो ओजोन परत है तो वो भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, वो तकरीबन 35 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो हमारी ओजोन परत से भी ऊपर जो स्थित वायुमंडल की परतें हैं वहाँ पे अगर आकर के कोई मिसाइल हमला करने की कोशिश करती है तो उसको भी ये इंटरसेप्ट कर देगी। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कई बार ऐसे प्लान बनाए जाते हैं, यानी कि अभी उतना तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन तकनीक तैयार हो गई, जिसमें मिसाइलों को क्या किया जाता है कि सबसे पहले इतना ऊपर भेज दिया जाता है कि उसको इंटरसेप्ट ना किया जा सके, यानी कि उसको 80-85 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में भेज दिया जाता है और वो वहाँ पे ही यात्रा करते हुए उस देश के ऊपर आ जाती है जहाँ पे उसको हमला करना है। और फिर उसके बाद क्या करती है कि वो सीधे नीचे की तरफ गिरती है और फिर आकर के हमला कर देती है, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए जो इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी चाहिए तो काफ़ी ऊंची चाहिए, तो उसको ही भारत ने विकसित कर लिया है और पिछले महीने उसका भी टेस्ट किया था। तो आपको जो भूस्थितिक कक्षा का नाम उसे निकल गया, वो तो वो 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, ठीक। जो ओजोन परत की बात मैं बोलने वाला था, तो ओजोन परत जो होती है तो इतनी ऊंचाई पर नहीं होती है जितनी ऊंचाई पर ये मिसाइलों को भेज दिया जाता है। यानी आप फिर भी सोचिए कि कितनी ज़्यादा तकनीक है कि मिसाइलों को वहाँ से भेज करके मार की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों DRDO का कहना है कि 2022 तक वो अपनी एक पूरी BMD शील्ड यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो डेवलपमेंट शील्ड है वो पूरी तरीके से विकसित कर लेगा, यानी कि फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का मिसाइल हमला हो वो उसको आसानी से रोक सकेगा। और आपको बता दूं कि ये जो BMD तंत्र है, सिस्टम है, प्रणाली है, तो ये मुख्य रूप से दो इंटरसेप्टर मिसाइलों से बनी हुई है। पहली का नाम है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फॉर एक्सो एटमॉस्फेरिक रेंज, ठीक, और दूसरे का नाम है एडवांस्ड एरिया डिफेंस मिसाइल फॉर एंडो एटमॉस्फेरिक और लोअर एल्टीट्यूड। यानी कि एक है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि बहिर्वायुमंडल के लिए है, ऊंची ऊंचाई के लिए है, और दूसरा जो है तो एंडो एटमॉस्फेरिक यानी कि अंतर वायुमंडल के लिए, कम ऊंचाई के लिए है। तो दोनों ही प्रकार की ऊंचाइयों के लिए अलग अलग तकनीक है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू DU स्टूडेंट लिखा हुआ है तो ये गलती से यहाँ पे अंडरलाइन हो गया है, ये यूजलेस खबर है। यहाँ पर दोस्तों एक नाम आ रहा है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इससे संबंधित कुछ भी आ सकता है। और खासकर जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो 3 या 4 स्टेटमेंट होंगे और आपको उसमें बताना पड़ेगा कि क्या सही है, तो थोड़ा इनको गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि पिछले साल पूछ ही लिया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, पिछले साल 15-16 में, तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो दोस्तों एक खबर है कि DRDO इंक्स डील टू मेक की एलॉय, यानी कि एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु बनाने के लिए DRDO ने एक समझौता किया है। तो किसके साथ किया है दोस्तों? DRDO ने समझौता किया है JSHL यानी कि जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के साथ समझौता। तो है क्या कि जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड यानी JSHL जो है तो वो एक विशेष प्रकार का स्टील बनाता है, उस स्टील को कहते हैं हाई नाइट्रोजन स्टील, HNS। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि इससे कुछ ना पूछे, हाई नाइट्रोजन स्टील की कुछ गुणों के बारे में पूछ ली, ठीक। तो हाई नाइट्रोजन स्टील जरूर जाकर के इंटरनेट पे देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है DRDO का कहना कि हम हाई नाइट्रोजन स्टील के लिए JSHL से एक समझौता कर रहे हैं।
तो है क्या दोस्तों कि जो एच होता है, हाई नाइट्रोजन स्टील होता है, तो इसकी जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है वो डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र में होती है। लेकिन वर्तमान समय में भारत इसके लिए पूर्ण रूप से आयात यानी इम्पोर्ट्स पे निर्भर है, यानी कि उसको विदेशों से मंगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि है क्या कि भारत में अभी तक DRDO ने इसको भारतीय किसी निर्माता से नहीं खरीदा है। पहली बात, ये भारतीय निर्माता कोई बनाता ही नहीं है। और क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वो उसको पता है कि यहाँ कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, तो क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर है तो आमतौर पे बाहर से इंपोर्ट कर रहा है इस हाई नाइट्रोजन स्टील को, तो ये लोग बनाते भी नहीं हैं। तो अब जब समझौता हुआ है तो इसीलिए हुआ है कि जिंदल ने कहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम बना सकते हैं। तो ये कहा DRDO ने कि ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो फिर हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो उसमें ये दोनों चीज़ हो जाएंगी कि तकनीक का उपयोग भी हो जाएगा और उसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी, आर्थिक व्यवहार्यता है, वो भी सामने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिंदल बनाए तो उसे कोई खरीदे ना, तो उनको भी एक आश्वासन चाहिए होता है कि हम अगर बनाए तो कोई खरीदना तो चाहिए। तो इसलिए वो एक समझौता हो गया है। तो है क्या दोस्तों कि जो HNS होता है विथ अ मच हायर बैलिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी जो बैलिस्टिक स्ट्रेंथ है, बैलिस्टिक ताकत है, मजबूती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसका कहना है कि विल फ्री द कंट्री ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी कि इससे आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि अब HNS के लिए भारत आयात मुक्त हो जाएगा, आयात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HNS इज़ नॉट ओनली टफ बट ऑल्सो हैज़ गुड स्ट्रेंथ, कि जो HNS है ना सिर्फ वो टफ है, मजबूत है, कठोर है, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती भी होती है। और लिखा हुआ है इन एडिशन टू बीइंग नॉन मैग्नेटिक एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि इस चीज़ के अलावा कि वो नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय और कोरोसिव रेजिस्टेंट यानी संक्षारण प्रतिरोधी होता है, द HNS कॉस्ट इज अबाउट 40% लेस देन दैट ऑफ रोल्ड होमोजीनस आर्मर स्टील, यानी कि इसके अलावा अभी तक जिस स्टील का उपयोग किया जाता था, जिसको कि रोल्ड होमोजेनस आर्मर स्टील बोलते थे, RHA जिसे बोलते थे, इसकी कीमत उससे 40% कम होती है। यानी कि ना सिर्फ ये नॉन मैग्नेटिक और कोरोजन रेजिस्टेंट है, ऊपर साथ ही साथ इसकी RHA की तुलना में 40% कीमत कम है। यानी कि आगे से हो सकता है कि जिसको आर्मर स्टील यानी कि बख्तरबंद चीज़ों को बनाने के लिए, बख्तरबंद गाड़ियाँ या अन्य कोई भी टैंक वगैरह बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ से RHA को पूरी तरह हटा के हो सकता है कि HNS को ही लगा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइनो रिपोर्ट इम्पार्शियल BBC, यानी कि BBC ने कहा है कि जो राइनो के संबंध में, गेंडों के संबंध में रिपोर्ट बनाई गई थी वो इम्पार्शियल है, यानी पक्षपात विहीन है। उसमें हमने कोई पक्षपात नहीं किया है कि हमने कोई गलत खबर बनाई हो, ये दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा निर्दयता की गई है असम में गार्ड्स के द्वारा और निर्दोषों को भी मारा गया है। ठीक, तो मैंने आपको वो पूरी खबर बताई थी। तो BBC ने अभी तक कोई उस पर एक स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो BBC ने अब एक स्टेटमेंट अभी जा कर के दिया है कि जो इस तरीके का बैन है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एप्रोप्रिएट वे टू कॉम्बैट पोचिंग। ठीक, तो दोस्तों एप्रोप्रिएट वे का मतलब होता है उचित रास्ता शिकार को कम करने के लिए, शिकार को ख़त्म करने के लिए, शिकार से लड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि शिकार से लड़ने के लिए, शिकारियों को ख़त्म करने के लिए एक उचित रास्ता अपनाया जाना चाहिए। यानी कि आप इस तरीके से संरक्षण कीजिए कि शिकारी वहाँ घुस ना पाएँ, बजाय कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि आम लोग भी वहाँ पे किसी भी काम से घुसते रहें और आप फिर उनको शिकारी बना के मार दें। हालांकि ऐसा BBC का कहना है। ठीक, मेरा इसमें कुछ नहीं कहना है, तो मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो बात थी मैंने आपको वहाँ पे स्पष्ट तौर पे बता दी, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार जो है तो थोड़ा BBC के खिलाफ है और BBC का कहना है कि हम सिर्फ मानवाधिकारों के आधार पे वो सब कुछ कह रहे थे। तो यहाँ पर अब देखिए दोनों का अपना अपना पक्ष है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिकारी हैं तो उनकी वजह से वहाँ पे कई सारे गैंडे मारे जा चुके हैं और पूरे भारत में लगातार जानवरों को ख़त्म किया जा रहा है। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में जानवरों को ख़त्म किया जा रहा है। तो अब कई सारे देश अपने यहाँ जानवरों को बचाने के लिए काफ़ी कठोर कार्रवाइयाँ करने लगे हैं। और जानवरों तो छोड़िए, एक घटना हुई थी कि आंध्र प्रदेश के शेषाचलम इलाके में, जहाँ पे रेड सेंडर्स यानी कि वो चंदन के वृक्ष हैं, तो उनकी तस्करी के लिए लोग चंदन के पेड़ काटते थे। तो आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर किया था, तो उसमें 16-17 लोग मारे गए थे और उसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच तनाव हो गया था। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे 16-17 लोग तमिलनाडु से थे। तो जानवरों को तो मारने को छोड़िए, वहाँ पे जो पेड़ काटने वाले हैं उनका भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो आपको सोचना है, पर आजकल सरकारें जो हैं तो इस मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री ट्रेड शुड बी फेयर टू, यानी कि जो मुक्त व्यापार है वो फेयर यानी उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए।
तो हालांकि खबर महत्वपूर्ण नहीं है बहुत, लेकिन आपको बता दूं कि ये क्यों कहा गया है। तो है कि आपको बता दूं कि जो हार्ली डेविडसन है, तो जब हार्ली डेविडसन की कोई गाड़ी भारत आती है तो उसमें पता है कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जो कस्टम ड्यूटी लगता है वो लगता है 100%। यानी कि अगर कोई हार्ली डेविडसन की गाड़ी जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, तो जैसे ही वो भारत में प्रवेश करती है तो उसमें 6 लाख रुपए का अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है और उसकी कीमत हो जाती है 12 लाख रुपए। यानी कि अगर वही गाड़ी आप अमेरिका में खरीदें तो वो 6 लाख की पड़ेगी, ठीक, डॉलर में भी उस हिसाब से पड़ेगी, और भारत में खरीदें तो उसकी कीमत अमेरिका से ठीक दुगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 100% की कस्टम ड्यूटी भारत की सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हार्ली डेविडसन जैसी गाड़ियां भारत में इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं कि इनको भारतीयों के लिए लेना आसान नहीं होता। तो हार्ली डेविडसन कब से कह रहा था अपनी सरकारों से कि आप थोड़ा सा दबाव बनाइए भारत पे। क्यों? क्योंकि भारत पे अब आपने देखा है कि काफ़ी सारे लोग BMW, मर्सिडीज ये सब लेके घूमते हैं, तो उनका कहना है कि हार्ली डेविडसन भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है इंडिया में, लेकिन इन्होंने इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा के रखी हुई है कि हार्ली डेविडसन को वहाँ पे कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा। तो इस वजह से क्या है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वहाँ से जब बातचीत की होगी हार्ली डेविडसन वालों से, तो उन्होंने भारत की सरकार को इशारा करते हुए कहा, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने 100% तक कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। तो भारत ही इकलौता देश है दुनिया में जिसने इतनी ड्यूटी लगाई हुई है। तो उनका कहना है कि उनको वो ड्यूटी हटानी चाहिए। तो उनका ये कहना था एक तरीके से कि भारत को वो ड्यूटी हटानी चाहिए ताकि जो हार्ली डेविडसन की गाड़ियां हैं तो भारत में भी बिक सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइट्स लिंकन इन लिंकन का हवाला दिया, साइटिंग अब्राहम लिंकन टू डिक्लेयर दैट ही वुड परस्यू एन ओपनली प्रोटेक्शनिस्ट एंड नेशनलिस्ट पॉलिसी। यानी कि उन्होंने अब्राहम लिंकन का हवाला देते हुए इस बात की उद्घोषणा की कि वो आगे चल के संरक्षणवादी और राष्ट्रवादी नीतियों का ही अनुसरण करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो पॉलिसी है फेवर्स अमेरिकन कंपनीज, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। तो ये जो उनकी नीतियां हैं तो ये अमेरिकी कंपनियों, वहाँ के कर्मचारियों और वहाँ के सैनिकों का फेवर करती हैं, उनका समर्थन करती हैं, पक्ष लेती हैं, यानी उनके साथ रहती हैं, बजाय उन लोगों के साथ रहती हैं जो विदेशों से आकर के अमेरिका में बसते हैं और उनकी ही नौकरियां ले लेते हैं। यानी कि प्रोटेक्शन ये चाहते थे कि मैं अमरीकियों के साथ हूँ, ना कि उन लोगों के साथ जो बाहर से आकर अमेरिका में बसे हैं। तो इसलिए मैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यानी कि संरक्षणवादी पॉलिसी अपनाना चाहता हूँ। और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, आमतौर पे सारे ही नेता कहते हैं, दिखाना होता है, खासकर जब राष्ट्रवाद की लहर किसी देश में चल जाए तो वहाँ पे यही होता है। उन्होंने कहा, माई जॉब इज़ नॉट टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, माई जॉब इज़ टू रिप्रेजेंट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करूँ, मेरा काम है कि मैं USA का प्रतिनिधित्व करूँ। यानी कि एक तरीके से बता रहे हैं कि अब जो बराक ओबामा और उनके पहले जो थे, जो पूरी दुनिया के नेता बन के बैठते थे, तो अब मेरा वो काम नहीं है, मैं अमरीकियों का नेता हूँ, तो अमरीकियों के लिए ही काम करूँगा और दुनिया का ठेका नहीं लूँगा। तो ये कहना है कि फॉर इंडिया दैट मीन्स द सेक्टर्स विथ प्राइस कंट्रोल, यानी कि भारत के लिए वो सभी सेक्टर जिसे कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल अर्थात कि कीमत नियंत्रण के तौर पे ऊंची कस्टम ड्यूटी लगा करके बंद किया हुआ है, तो आगे से वो अमेरिका के रडार पे रहेंगे। यानी कि वो जो सारे क्षेत्र हैं जहां पर भारत ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके अमेरिकी सामानों पे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो वो अब रडार पे रहेंगे और अमेरिका लगातार उन्हें कम करने की मांग करता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक खबर है कि इन वीडियोस IS मिलिटेंट्स वाउ टू अटैक ब्लीड चाइना, यानी कि एक वीडियो आया है जिसमें कि IS के आतंकवादियों ने चीन पे अटैक करके, चीन पे हमला करके उसका खून बहाने की बात कही है। तो दोस्तों जो पूरा मामला है आपको बता देता हूँ अच्छे से, कि उइघुरों के मामलों के बारे में आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। तो चीन के जिनजियांग प्रांत में उइघुर लोग रहते हैं। उइघुर लोगों का कहना है कि वो चीनी नहीं हैं और वो अपने आप को ईस्ट तुर्किस्तानी मानते हैं। कहते हैं कि हम वैसे तुर्क हैं जो कि पूर्व में आके बस गए थे, इसलिए हम ईस्ट तुर्किस्तानी हैं, ठीक। और ये समुदाय जो है तो हमेशा अपनी एक अलग संप्रभुता की, एक अलग देश की मांग करता आया है, ठीक। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि चीन ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण करके रखा हुआ, कठोर नियंत्रण करके रखा हुआ है, और इस वजह से लगातार, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे इलाकों में जो उग्रवादी हैं तो उसी इलाके के उग्रवादी सेना पे हमले कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि नक्सली लोग हमले कर देते हैं, और कश्मीर में ही कई कश्मीरी हैं जो कि उग्रवादी बन जाते हैं, हमले कर देते हैं। तो ठीक वैसा ही होता है कि यहाँ पे जिनजियांग प्रांत में बहुत से जो उइघुर हैं वो उग्रवादी बन गए हैं और वो हमले कर देते हैं, और चीन उनको आतंकवादी की संज्ञा देता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको बता दूं कि चूंकि उइघुर मुस्लिम हैं,
तो धीरे धीरे कुछ उइघुर जो थे तो वो आईएस की तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी कि आईएस जो था तो अपना एक सपोर्ट बेस, एक अपना समर्थन का आधार बढ़ाना चाहता था। तो उसने सोचा कि उइघुरों को भी क्यों ना हम अपने साथ शामिल कर लें। तो बहुत से जो उइघुर थे तो वो अब आईएस के साथ चले गए, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो सब कुछ वहाँ पे सीखा जो कि आतंकवाद के लिए उनके लिए ज़रूरी होता है। अब उनका ये कहना है कि अब हम अपना उइघुर देश लेने के लिए चीन पे आतंकी हमले करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि चीन हमको वो सब कुछ दे नहीं देता। हालांकि चीन ने कहा है कि हम आपसे निपट लेंगे। तो दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि चीन को किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस बात के लिए धमकी दी है कि हम वहाँ पे हमले करेंगे, क्योंकि चीन हमेशा से अभी तक आतंकवाद से पूरी तरीके से बचा हुआ था। यानी कि वहाँ पे जो आतंकवाद था वो सिर्फ उइघुरों का आंतरिक आतंकवाद था। यानी कि उइघुरों ने पहले भी चीन के कई सारे शहरों में जाकर के चाकूबाजी करके कई लोगों की हत्याएं की हैं, ठीक। लेकिन ये कोई ऐसा आतंकवाद नहीं था कि कोई बाहर से ट्रेनिंग लेकर के आए और आकर के चीन में हमला करे, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो इस तरीके की बातें चल रही हैं तो इसमें ऐसा आगे चल के हो सकता है कि लोग बाहर से आएँ, उइघुर लोग ट्रेनिंग लेकर के और वो जाकर के चीन में हमला करें और उसकी वजह से क्या हो कि जो चीन है तो आतंकवाद की चपेट में आ जाए। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए जो चीन लगातार आतंकवादियों का संरक्षण कर रहा है, मतलब कि भले ही अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हो, मसूद अजहर जैसे लोगों का संरक्षण कर ही रहा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि आतंकवाद का कोई अलग अलग स्वरूप नहीं होता कि अच्छा आतंकवादी बुरा आतंकवादी कोई नहीं होता कि जो आपके सपोर्ट में वो अच्छा है, जो आपके खिलाफ है वो बुरा है, ठीक। पूरे के पूरे आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो एक दिन जिसे आप अच्छा आतंकवादी कहते हैं वही आपके सिर का दर्द बन जाएगा। कि किसी ज़माने में जो तालिबान हुआ करते थे तो पाकिस्तान उन्हें गुड टेररिस्ट बोलता था। आज की तारीख में क्या है कि तालिबान के दो धड़े टूट गए और एक तालिबान जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए कहर बन के टूट रहा है, डेली हमले कर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई भी गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं होता। चीन को ये बात समझनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि भारत के साथ मिल करके उसे आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए इस पूरे इलाके से, ना सिर्फ दक्षिण एशिया से बल्कि कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी समस्याएं हैं उनसे भी निपटना चाहिए। तो यहाँ पे अगली खबर है कि वार क्राइम्स कमिटेड इन अलेप्पो यूएन। तो यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अलेप्पो में युद्ध अपराध कारित किए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो पिछले पेपर में आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर आप सीरिया पे सैंक्शंस लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बातचीत चल रही है आईएस के खिलाफ युद्ध लड़ने की या कि सीरिया में एक स्थिरता पैदा करने की, वो सब भी आगे चल के खटाई में पड़ सकती है। तो ये बात आपको बता दूं कि ये आरोप लगाया है यूएन की एक जो समिति है, यानी कि वहाँ पर जो लोग वहाँ पे जाकर के निगरानी वगैरह करते हैं, तो उनका ये आरोप लगाया गया है कि वार क्राइम्स यानी कि युद्ध अपराध किए गए हैं उन लोगों के द्वारा जो कि असद की सेना से थे, ठीक। और किस वक्त किए गए, उन्होंने कहा कि जब युद्ध हुआ तो हुए ही युद्ध अपराध, जब बाद में इवैक्यूएशन हो रहा था यानी कि वहाँ से नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा था, तो जो विद्रोही संगठन था उसके जो लोग थे तो क्राइम ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनको ज़बरदस्ती एक दूसरे स्थान पे विस्थापित करने की कोशिश की गई। यानी कि उसमें जो ये शब्द लिखा है क्राइम ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ज़बरदस्ती निकाल करके लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो कि उनकी इच्छा के खिलाफ है, तो वो वहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर ये सीधे नहीं लिखे हैं क्योंकि इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा हिंसा का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। तो ये बात इन्होंने नहीं लिखी है लेकिन वही किया गया था जिसकी वजह से इसे युद्ध अपराध बोला गया। क्योंकि आमतौर पर जब कोई नहीं जाएगा अपने से तो आप हिंसा करके ही न ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। और ये कहा गया है कि जो 5 महीने तक ईस्टर्न अलेप्पो है, पूर्वी अलेप्पो है, तो वहाँ पर असद की जो सरकार थी उसकी जो सेना थी उसने कब्जा जमा के रखा हुआ था। और उन 5 महीनों में ये कहा गया कि लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए और सिर्फ इतना ही नहीं, केमिकल अटैक यानी कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करके वहाँ पे विद्रोहियों को परास्त करने की कोशिश की गई, जिसमें से कई सिविलियंस की भी मौत हो गई थी। तो दोस्तों खबर है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इन सेकंड स्ट्रेट मंथली एक्सपेंशन, ठीक। तो है क्या कि ये एक पीएमआई होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो हालांकि सरकार नहीं जारी करती है, आपको पहले से बता दूं, ठीक। ये किसने जारी किया है, ये निक्केई इंडिया ने जारी किया है। तो एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी, प्राइवेट रेटिंग एजेंसी है, सरकारी नहीं है, फिर भी जान लेते हैं कि क्या खबर है। उसका ये कहना है कि लगातार दूसरे महीने इसमें एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, ठीक। तो उसमें ये कहा गया है कि
जनवरी के मुकाबले फरवरी में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी तो वो ज़्यादा विस्तार की है, उसका ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक। और उसमें ये कहा गया है कि जो पीएमआई था तो जनवरी में 50.4 था और फरवरी में 50.7 रहा। तो आपको बता दूं कि ये जो पीएमआई है अगर ये 50 के नीचे है तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री सिकुड़ी है। यानी कि जितना 50 से कम रहेगा तो इंडस्ट्री उतनी ही ज़्यादा सिकुड़ी है, ठीक। और जितना 50 से ज़्यादा रहेगा तो इंडस्ट्री उतनी ही ज़्यादा विस्तार की है। तो 50.4 का मतलब ये होता है कि विस्तार की थी 0.4 के हिसाब से, ठीक। और 50.7 का मतलब ये होता है कि विस्तार की है 0.7 के लिहाज से। तो एक तरीके से आपको जानना चाहिए कि 50 के कम में उसमें संकुचन होता है, वो सिकुड़ती है, कम होती है, छोटी वो होती है इंडस्ट्री, उसका व्यापार इत्यादि कम होता है। और जब वो 50 के ऊपर होता है तो व्यापार उसका बढ़ता है, यानी इंडस्ट्री का विस्तार होता है। तो दोस्तों ये जो बढ़ी है तो इसके पीछे ये कहा गया है कि इसके पीछे एक रिबाउंड इन एक्सपोर्ट डिमांड थी, ठीक। तो रिबाउंड इन एक्सपोर्ट डिमांड का मतलब होता है कि जो निर्यात के लिए लगातार मांग उठ रही थी तो वो बढ़ रही थी। यानी कि जो देश के निर्यातक हैं तो वो मांग रहे थे उन सारी मैन्युफैक्चरिंग की वस्तुओं को जिनका वो निर्यात करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हो सकता है कि अभी बीच में फरवरी में विदेशों में इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की मांग बढ़ गई हो। तो जब मांग बढ़ती है तो हमारे निर्यातक भी क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्ति करने की, सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो घरेलू उत्पादक हैं, घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे वो तेज़ी से चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो हमारे वो जो विनिर्माता या उत्पादक भी हैं तो तेज़ी से उन चीज़ों का, उत्पादों का निर्माण करना भी शुरू कर देते हैं। तो अगला है दोस्तों, सेंटर आस्क्स बैंक्स टू प्रोवाइड एम बैंकिंग टू ऑल बाई मार्च 31। यानी कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को कहा है कि वो मोबाइल बैंकिंग 31 मार्च तक सभी को प्रदान करे। तो आपको पहली बात ये बता दूं कि जो भीम एप्लीकेशन है तो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर ली, फिर बाद में उनको पता चला कि अरे हमारा बैंक तो भीम एप्लीकेशन चलाने के लिए कारगर ही नहीं है, यानी कि हमारे बैंक ने तो अभी तक भीम एप्लीकेशन के लिए कोई कार्य किया ही नहीं है। यानी कि आपको बता दूं कि जो सारे बैंक होते हैं उनका एक सहमति पत्र होता है, उसके बाद ही वो भीम एप्लीकेशन अपने यहाँ चालू करते हैं। तो भारत में गिने चुने ही बैंक हैं जिन्होंने अपने यहाँ भीम एप्लीकेशन को चालू करने के लिए सहमति दी हुई है। कई सारे बैंकों ने भीम एप्लीकेशन चालू नहीं की है, तो उनके जो कस्टमर हैं तो भीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जब भीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो जो लोगों ने डाउनलोड किया, जब चालू करने की कोशिश की तो पता चला कि उनका बैंक तो अभी भीम से जुड़ा ही नहीं है। तो मोदी जी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी जुड़ो और नीति आयोग को ये काम सौंप दिया था। तो दोस्तों जो नीति आयोग है तो लगातार इस पे काम कर रहा था। और यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है अरुणा सुंदर राजन, और ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग की सचिव हैं, ठीक। तो इन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च तक सभी बैंकों को अपने यहाँ भीम को यानी यूपीआई को चालू करने के लिए कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके अलावा उनका महत्वपूर्ण ये कहना था कि बहुत से ऐसे मतलब बैंक्स हैं जो कि पहले ये कहते हैं कि आप अपने पहले अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कीजिए, तत्पश्चात हम आपके उसमें किसी प्रकार की ऐसी सुविधा शुरू करेंगे। तो आपको बता दूं कि अरुणा सुंदर राजन ने ये कहा था कि मोबाइल बैंकिंग जो है तो इस बात के लिए माना जाए कि अगर कोई बंदा उस एप्लीकेशन को वो डाउनलोड कर रहा है अपने में और उसको चलाने की कोशिश कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो मोबाइल बैंकिंग करना चाहता है। और अगर वो मोबाइल बैंकिंग करना चाहता है तो फिर आप उसको क्यों नहीं वो आगे बढ़ने देते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूपीआई में तो शायद नहीं, लेकिन जो यूएसएसडी होता है तो उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग ऑन करने की ज़रूरत होती है, ठीक। अगर आपने मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो आपका यूएसएसडी से किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। अब है क्या कि कई सारे लोग नहीं करते हैं, जाकर के वो सोचते हैं मैं क्यों यूएसडी का इस्तेमाल करूं, कौन जाकर के मोबाइल बैंकिंग शुरू करें। तो इनका ये कहना था कि ऐसी जो सुविधाएं हैं तो आपको ये मोबाइल बैंकिंग का जो लफड़ा है इसको ख़त्म करना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा यूएसएसडी से इस्तेमाल कर रहा है, करना चाहता है, तो जाहिर तौर पर वो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की इच्छा रखता है तो आप उसको सीधे ही उसमें एक्सेस दीजिए। क्यों आप उसके ऊपर अभी भी लाद के रखे हुए हैं कि आप मोबाइल बैंकिंग पहले एक्टिवेट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे ये भी बता दूं कि इन्होंने खुद ही कहा कि कस्टमर हु एक्सेस यूपीआई और भीम ऐप शुड ऑटोमेटिकली बी इनेबल्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग बिकॉज इट मीन्स दे वांट मोबाइल बैंकिंग। यानी कि उन्होंने कहा कि यूपीआई या भीम ऐप के लिए जो लोग भी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको उन्हें स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही है कि वो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं। तो फिर आप क्यों उनसे पूछ रहे हैं कि आप उसको चालू करो, पहले एक्टिवेट ही करो।
तो दोस्तों जो एक सीईओ आई हुई हैं वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग वॉइस विद इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप सेस जॉर्जिवा। तो जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत की वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, एक मजबूत आवाज़ है। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस विद इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप ड्यू टू इट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीटिंग एंड डिसीजंस। यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की मीटिंग यानी सभाओं और निर्णयों में भारत के द्वारा जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाता है, जो एक सक्रिय भागीदारी की जाती है और उसमें उनके द्वारा जो आवाज़ उठाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भारत की सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ आगे और भी ज़्यादा मजबूत संबंध बनाएं टू स्ट्रेंथन दिस पार्टनरशिप, इस साझेदारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो भारत की आवाज़ है तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स और गवर्नर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और साथ ही साथ भारत जो है तो मीटिंग्स में, सभाओं में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है और भारत से हमने बहुत कुछ सीखा है और साथ ही साथ भारत ने भी वर्ल्ड बैंक से बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड बैंक का फोकस एरिया है भारत के लिए वो जिस मुद्दे पर केंद्रण करना चाहती है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट सिटीज़ यानी स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि सतत रूप से जल संसाधनों का विकास, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास, सैनिटेशन एंड क्लीनिंग द रिवर गंगा यानी कि स्वच्छता और गंगा नदी को साफ करना। तो सीधा सा मतलब जो इन्होंने ये बातें बताई हैं उनका कहना है कि इन मामलों में ही प्रेफरेंशियली प्राथमिक तौर पे वर्ल्ड बैंक भारत को लोन देता रहा है और आगे भी देगा। तो दोस्तों दूसरा जो मुद्दा बार बार आ रहा है कि आपको बता दूं कि जो 1960 में सिंधु नदी पर एक ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ही हुआ था। तो है क्या कि ये मामला फिर से पाकिस्तान लेकर के वर्ल्ड बैंक पहुंचा था। तो वर्ल्ड बैंक ने पहले भी कहा था कि भारत पाकिस्तान को इस मुद्दे को आपस में मिल करके सुलझाना चाहिए, फिर से उन्होंने यही बात कही है। लेकिन उन्होंने एक नई बात जोड़ी, वो ये जोड़ी, उन्होंने कहा कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट टुडे इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू टाइम्स व्हेन द ट्रीटी वाज साइंड। यानी कि 1960 में जब इस समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे तब से लेकर के अब तक जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, जल संसाधन का प्रबंधन है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू ह्यूज राइज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। इसकी वजह यह है कि आबादियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिसके कारण जो जल की आवश्यकता है ऊर्जा क्षेत्रों के लिए और एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि पहले उतनी जल की आवश्यकता नहीं थी तो एक देश दूसरे देश को ज़्यादा पानी दे भी सकता था, अब वो थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन फिर भी दोनों देशों को आपस में मिल करके उस मामले को सुलझाना चाहिए क्योंकि आबादी दोनों ही देशों की बढ़ी है तो पानी की आवश्यकता दोनों की ही बढ़ी है। और उन्होंने ये कहा कि वाटर शेयरिंग इज मेजर इशू नॉट जस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के ही मध्य नहीं, पूरी दुनिया के देशों में आज की तारीख में जो पानी का विभाजन है, जो जल के बंटवारे की बात है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो उर्जित पटेल जी से उनकी एक बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने ये कहा, उर्जित पटेल जी ने, मतलब एक चर्चा हुई थी तो उसमें उर्जित पटेल जी ने ये कहा था कि जो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, यानी कि ऐसे बॉन्ड जो कि मुख्य रूप से रुपए पर आधारित हैं, जिनको कि हम मसाला बॉन्ड कहते हैं, जो कि 2016 में आया भी था, कईयों से नहीं भी बना था, ठीक। तो मसाला बॉन्ड जो होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत के बाहर इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेचने में वर्ल्ड बैंक के द्वारा मदद की जाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड हैं विदेशों से इकट्ठा कर सकें, ठीक। तो है क्या कि जो मसाला बॉन्ड है काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर से पढ़ लीजिएगा, इनसे हो सकता है रिलेटेड कुछ और भी पूछ दे। तो ये कैसे बॉन्ड होते हैं? ये रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं। और आपको बता दूं कि इसको सबसे पहले किसने जारी किया था? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC ने जारी किया था, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही अपना एक अंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। पीछे लाइव वाला पेज नहीं आया है, बड़ा सा प्रचार दिया हुआ है। तो आज वैसे है तो तारीख 3, लेकिन आज का जो पेपर है अभी बचा रह गया है और आज मैंने 2 अनुवाद किए, एक और वीडियो बनाया कि फॉर्म भरने में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए 3 वीडियोज़ पर्याप्त हैं और फिर मेरे पास भी थोड़ा समय की कमी है, मैंने बड़ी मुश्किल से ये समय निकाला। तो आज काफ़ी वक्त लग गया, कई घंटे लग गए, क्योंकि वीडियो बनाने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, तो 2 घंटे वीडियो बनाने में लग गए, फिर उसको पढ़ने में भी वक्त लगता है। तो आज का जो अखबार है तो देखिए आज शायद नहीं आ पाएगा, 3 का जो है तो कल ही आ पाएगा, 4 को ही आ पाएगा।
और अभी मैं सोच रहा था कि क्या मैं एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी रखूं, यानी कि संडे को क्या मैं बंद रखूं। तो मैं उस पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी समय कम मिल पाता है। तो सोच रहा हूँ एक दिन छुट्टी रखूं, पर देखता हूँ रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, वो मुझ पे है। क्योंकि ये जो एक दिन लेट हो गया तो इसी वजह से हो गया, क्योंकि एक दिन मैं बिज़ी हो गया तो उस दिन का बन नहीं पाया। जब बन नहीं पाया तो अब एक एक दिन लेट ही होता जा रहा था। तो मैंने इसलिए आज इसको पूरा कर लिया कि अभी बीच में 2 दिन का लेट हो गया था, तो मैंने कहा इसको कम करके एक दिन का किया जाए कम से कम। तो इसीलिए आज इकट्ठा 2 वीडियो बना के डाल दिया। तो देखिए आगे चल के चलता तो रहेगा चैनल, उसको चलना ही है। पर जैसे कि बाकी चैनल्स भी मैंने देखे हैं जो एजुकेशन रिलेटेड हैं, तो वो एक दिन की छुट्टी अपने पास रखते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ एक दिन की छुट्टी अपने पास रखूँ। लेकिन देखिए आगे चल के कैसा मूड बनता है मेरा, उस पर फिर विचार करूँगा। आप लोगों के भी कमेंट आएंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए। तो सुझाव आपके आमंत्रित हैं। तो उस हिसाब से फिर देखिए मैं आगे निर्णय लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय